सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, ग्रिफिथ ने इसके पक्ष में क्या प्रमाण दिया, रेखा चित्र सहित समझाएं। ठीक है ना। ये ग्रिफिथ जो है वो कौन है, साइंटिस्ट हैं, है ना। ग्रिफिथ कौन है, साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने क्या बताया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ क्या रहेंगे, मतलब वो पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो, है ना, जो एक पीढ़ी से कहाँ हो, दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो, है ना, और उसी के द्वारा क्या हो, जो दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होगा उसी में क्या होंगे, कैरेक्टर आना स्टार्ट होंगे, मतलब गुण आना स्टार्ट होंगे, है ना। अब उन्होंने ऐसा कौन सा प्रयोग किया कि उन्होंने पाया कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई पदार्थ है जो कहीं ना कहीं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा हो। देखो, हमें जब भी कोई रोग होता है ना, या तो वो बैक्टीरिया के द्वारा हो या वायरस के द्वारा हो, है ना, वो होता किसके कारण है, आनुवांशिक पदार्थ के कारण। क्यों रहेगा, क्योंकि देखो वो क्या करेगा कि जो भी बैक्टीरिया वायरस शरीर के अंदर आएगा वो क्या करेगा, डीएनए के द्वारा अपने नंबर को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, जो हमने प्रोसेस पढ़ी है प्रतिकृति, है ना। प्रतिकृति में क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता है ना। अब डीएनए से डीएनए बनेगा तो क्या होगा, उस वायरस या उस बैक्टीरिया की क्या होगी, संख्याएं बढ़ेंगी, है ना। तो जो भी कोई रोग होता है वो कब होता है, जब कोई भी बैक्टीरिया वायरस अपने आनुवांशिक पदार्थ की संख्या को बढ़ाता है ना, तब क्या होगा, उस व्यक्ति को रोग उत्पन्न होगा। ठीक, अब इसमें देखिए इन्होंने क्या दिया है, पहला, सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। सभी जीवों की बात हो रही है, मतलब हम भी हैं, है ना। यह अनेक प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर प्रमाणित हो चुका है। ग्रिफिथ का रूपांतरण संबंधी प्रयोग इनमें से प्रमुखतम है ना। ग्रिफिथ ने यह प्रयोग डिप्लोकोकस निमोनी, है ना, डिप्लोकोकस निमोनी वो बैक्टीरिया है, वो जीवाणु है जो क्या करता है, निमोनिया उत्पन्न करता है ना। मानव शरीर में क्या उत्पन्न करता है, निमोनिया उत्पन्न करता है। इसके ऊपर उन्होंने प्रयोग किया, नामक जीवाणु में संपन्न किया, और उन्होंने पाया कि इस जीवाणु में दो प्रभेद पाए जाते हैं। प्रभेद मतलब दो अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं, है ना। पहले सुन लो कौन कौन से प्रकार रहेंगे। पहला प्रकार वो रहेगा जो कहीं ना कहीं निमोनिया उत्पन्न करेगा, और दूसरा टाइप वो रहेगा जो निमोनिया उत्पन्न नहीं करेगा, है ना। जो निमोनिया उत्पन्न नहीं करेगा उसमें क्या रहेगा, 100% डीएनए नहीं रहेगा, है ना। डीएनए नहीं रहेगा तो उसकी संख्या नहीं बढ़ेगी, और जब संख्या नहीं बढ़ेगी तो वो रोग उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है ना। अब उन्होंने कितने प्रभेद बनाए, इसके दो प्रभेद बनाए। पहला क्या बनाया उन्होंने, चिकने प्रभेद, जिसे क्या बोल रहे हैं, स्मूथ टाइप और एस टाइप, है ना। ये याद रखना, इसको क्या बोल रहे हैं, एस टाइप, एस टाइप। इसमें क्या किया उन्होंने, यह प्रभेद कल्चर माध्यम पर उगाए जाने पर, देखो कल्चर माध्यम क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया को प्रदान किया हुआ वो वातावरण जिसमें वो अपनी वृद्धि कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, कल्चर माध्यम, है ना। तो यह प्रभेद किस पे उगाया गया, कल्चर माध्यम पर उगाए जाने पर चिकनी कॉलोनीज उत्पन्न करते हैं। मतलब दिखने में या महसूस करने में कैसे रहेंगे, चिकने रहेंगे। यह जीवों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है।
अतः इसे उग्र या वायरुलेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उग्र या वायरुलेंट। समझ में आ गया ना? इसको कल्चर माध्यम पे उगाएंगे। कल्चर माध्यम क्या रहेगा? वो माध्यम या वो वातावरण जिसमें उस बैक्टीरिया को वृद्धि करने के लिए पर्याप्त परिस्थितियां प्राप्त हों। सेकंड है खुरदुरा प्रभेद, इसे हम रफ टाइप कहेंगे और क्या कहेंगे? आर टाइप। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज है आगे। ठीक, इन्होंने क्या देखा? अब इन्होंने क्या किया? डिप्लोकोकस का यह प्रभेद कल्चर माध्यम पर उगाए जाने पर खुरदुरी कॉलोनी उत्पन्न करता है। यह निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम। ठीक है, अतः यह अनुग्र अथवा नॉन वायरुलेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा? अनुग्र या नॉन वायरुलेंट। मतलब ये प्रभेद खुरदुरा रहेगा, कल्चर माध्यम पर उगेगा, लेकिन क्या करेगा? निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करेगा। अब क्या किया? ये जब दोनों प्रभेद बन गए, मतलब दो अलग अलग प्रकार बन गए बैक्टीरिया के, तो ग्रिफिथ ने क्या किया? इन दोनों माध्यमों का प्रयोग चूहों पर किया। चूहों पर क्या किया इन्होंने? देखो, उन्होंने दोनों प्रकार के डिप्लोकोकस जीवाणु को चूहों में इंजेक्ट किया और उन्हें निम्न परिणाम प्राप्त हुए। कौन कौन से परिणाम प्राप्त हुए? पहला परिणाम प्राप्त क्या हुआ? आर अथवा अनुग्र प्रभेद। देखो, आर प्रकार का जो था खुरदुरा था, मतलब ये क्या करेगा? चूहों में रोग उत्पन्न नहीं करेगा, है ना। अनुग्र प्रभेद चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते तथा उनकी मृत्यु नहीं होती। ठीक है, समझ में आया? मतलब खुरदुरा प्रकार का प्रभेद जब उनने चूहों को लगाया तो उन्हें किसी भी तरह का कोई रोग उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, सेकंड प्रकार उन्होंने क्या लगाया? एस वाला। एस वाला मतलब चिकना प्रभेद, जो क्या करेगा? अथवा उग्र प्रभेद चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है ना। जब उन्होंने चिकना वाला प्रभेद मतलब एस प्रकार जब चूहों पर लगाया तो क्या देखा उन्होंने? कि चूहों की इससे क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर तीसरा प्रकार क्या देखा उन्होंने? जो एस वाला था उसको क्या किया? प्रभेद को उबालकर, क्योंकि अगर हम उस प्रभेद को उबालेंगे तो क्या होगा? उसके डीएनए आरएनए मतलब सब मर जाएंगे, है ना। मतलब वो बैक्टीरिया ही खत्म हो जाएगा, है ना। उबालकर मार दिया जाता है तो ये चूहों में रोग उत्पन्न नहीं कर पाते एवं उनकी मृत्यु नहीं होती है ना। इससे क्या रहेगा? उन्होंने क्या किया? इस प्रभेद वाला जो रोग उत्पन्न कर रहा था उसमें क्या किया उन्होंने? उसको उबाल दिया, गर्म कर दिया। गर्म करने से हम जानते ही हैं कि बैक्टीरिया वायरस क्या होते हैं? अधिकतर खत्म हो जाते हैं, है ना। तो ये भी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो ये भी क्या करेगा? आगे जाकर कोई भी रोग उत्पन्न नहीं करेगा। चौथे प्रकार में क्या देखा उन्होंने? मरे हुए एस प्रभेद, मतलब जिसको उबाल के मार डाला था, और जीवित आर प्रभेद। आर प्रभेद क्या? कोई भी तरह का कोई रोग उत्पन्न नहीं कर रहा। दोनों का क्या दिया? मिश्रण दिया। समझ में आया? मतलब मरा हुआ एस जिसको उबाल के खत्म कर दिया, और जीवित आर जो किसी भी तरह का कोई रोग उत्पन्न नहीं करता, उसके मिश्रण को क्या किया? चूहों में इंजेक्ट करवाया। तो चूहों में निमोनिया उत्पन्न होने के कारण ये मर जाते हैं। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ, क्यों हुआ? डीएनए के कारण। देखो, आर प्रभेद वाले में खुरदुरा था, एस वाले में था ही नहीं, लेकिन आर में क्या हुआ? एस वाले के कारण कुछ ना कुछ चेंज हुआ। उस चेंज के कारण क्या हुआ? आर वाले जो थे प्रभेद वो काय में बदल गए? एस वाले प्रभेद में, जिससे क्या हुआ? चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये किसके कारण हुआ? डीएनए के कारण ही, है ना। किसके कारण हुआ? डीएनए के कारण। आगे क्या दिखा उन्होंने? उपरोक्त
प्रयोग के आधार पर ग्रिफिथ ने यह निष्कर्ष निकाला कि कोई पदार्थ मरे हुए एस प्रभेद के जीवाणु से जीवित आर प्रभेद वाले जीवाणुओं में प्रविष्ट हो जाते हैं, इसके फलस्वरूप ये भी उग्र हो जाते हैं, है ना। जिनको उबालकर मार दिया और उनको जो रोग उत्पन्न नहीं करते उनके साथ मिक्स कर दिया तो भी वो क्या हो जाते हैं, उग्र, एवं चूहों में रोग उत्पन्न करने लगते हैं। ठीक है ना। ये एक ग्रिफिथ का प्रयोग है ना। ग्रिफिथ ने क्या देखा, ग्रिफिथ ने सबसे पहले देखा कि ग्रिफिथ ने दो अलग अलग विभेद बनाए, एक चिकना प्रभेद बनाया और एक खुरदुरा प्रभेद बनाया। चिकना प्रभेद निमोनिया रोग उत्पन्न करेगा जिससे चूहों की मृत्यु हो जाएगी, खुरदुरा प्रभेद रोग उत्पन्न नहीं करेगा, चूहों की मृत्यु नहीं होगी। अब उन्होंने क्या किया कि चिकने प्रभेद को जब चूहों को लगाया तो चूहों की मृत्यु हो गई निमोनिया के कारण। उन्होंने खुरदुरे प्रभेद को लगाया तो चूहों को निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ, उनकी मृत्यु नहीं हुई। ठीक है। तीसरे में क्या किया उन्होंने कि उन्होंने जो चिकना प्रभेद था उसको उबाला, है ना, उसको उबालकर फिर चूहों को लगाया तो चूहों को निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ, और उन्होंने जब निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ तो उनकी मृत्यु भी नहीं हुई। फिर उन्होंने चौथा लिया, उन्होंने चौथा क्या मिक्सचर लिया कि जो उन्होंने मिक्सचर उबाला था चिकना प्रभेद का, उसको किसके साथ मिक्स कर दिया, खुरदुरे प्रभेद के साथ, जो रोग उत्पन्न नहीं करता। लेकिन क्या हुआ कि खुरदुरा प्रभेद अपने अंदर परिवर्तित करके, मतलब अपने अंदर परिवर्तन करके उग्र हो जाता है, जिससे क्या होगा, चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न होगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। ये किसने बताया, ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट है, अंकल हैं। ठीक। इसमें आपको ये छोटा सा स्ट्रक्चर बनाना है। इसमें आप देख लो कि इसमें जरूरी नहीं है कि आपको चूहा बनाना है ना। आप यहाँ पे माइस भी लिख, यहाँ पे आप रेट लिख सकते हैं चूहे की जगह, है ना। जो मैं ये लगा रहा हूँ गोला गोला, ये गोलो गोलो यहाँ लग रही है, वहां पर आप चाहो तो रेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर आपसे नहीं बने तो। देखो इन्होंने पहला स्ट्रेंड कौन सा लिया, वायरुलेंट स्ट्रेंड, मतलब उग्र वाला, है ना। उग्र वाले को कल्चर में उगाया, मतलब माध्यम में उगाया। ठीक। और माध्यम में उगाकर जब दिया तो क्या हुआ, सभी मर गए। ठीक है, डाइज हो गए, है ना। ये क्या लिखा है, डाइज, है ना, चूहे जो थे वो मर गए। फिर उन्होंने सेकंड क्या दिया, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेंड दिया, खुरदुरा वाला दिया, है ना। कौन सा दिया, आर प्रकार का। किनको दिया, रेट को दिया, तो सभी क्या रहे, लाइव रहे, मतलब सभी कैसे रहे, जीवित। ठीक है, सभी कैसे रहे, जीवित। फिर उन्होंने क्या किया, नॉन वायरुलेंट मतलब आर और एस को मिक्स करके दिया, है ना। आर और एस को मिक्स करके दिया, तब भी क्या हुआ, वो मर गए, मतलब सभी क्या हुआ, मर गए, है ना। ये उन्होंने एक प्रयोग मतलब स्ट्रक्चर बताया है ना। अगर आपको माइस नहीं बने, आपको चूहा नहीं बने, तो आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी जगह रेट भी लिख सकते हैं। ठीक। आप इस प्रयोग को एक बार पढ़ लें। आप में से किसी को कोई डाउट है इसमें, आप लोग चैट करके पूछ सकते हैं या माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, ये खुला रहेगा ऐसे ही, मैं आगे बताऊंगा। फिर किसी को कोई डाउट हो, खुला हुआ है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें कोई वर्ड समझ में नहीं आया हो तो। हेलो सर। हाँ जी, कहिए। सर जो कल्चर माध्यम है उसका एक बार और बता दीजिए ना, क्या मीनिंग होता है। देखो कल्चर, आप बंद कर लें, माइक में समझाता हूँ।
माइक बंद कर ले माइक। हाँ देखो, कल्चर माध्यम क्या रहेगा, इधर देखो साइड में दिख रहा सर है। कर लिया है। हाँ ठीक, कल्चर माध्यम क्या रहेगा, कल्चर माध्यम जैसे क्या होता है, अलग अलग तरह के माध्यम आते हैं, है ना। अलग अलग तरह का माध्यम क्या रहेगा, माध्यम मतलब ये रहेगा, जैसे अगर हम मानव की बात करें, अगर हम मानव की बात करें तो क्या होगा कि मानव को जीवित रहने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। मतलब ये नॉर्मल टेम्परेचर है उसका, है ना। नॉर्मल मतलब सामान्य टेम्परेचर, ठीक है। अब अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा, मतलब अगर टेम्परेचर 45 से 50 होगा तो वो सरवाइव कर लेगा, है ना। 45 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो वो क्या कर लेगा, सरवाइव कर लेगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसको सहन नहीं कर पाएगा, है ना। अब मतलब एक उसका माध्यम है कि ये उसके लिए वातावरण या माध्यम कैसा होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, है ना। अब जैसे कोई हमारे यहाँ देखते हैं कि सब्जी या रोटी बासी, है ना, जैसे हमने देखा कि रोटी या सब्जी बासी हो जाती है। बासी क्यों होती है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो वातावरण में फंगस है या जो भी बैक्टीरिया वायरस उसे खत्म कर रहा है, उसको क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जब ये रोटी खराब हो रही है तो उसको क्या मिल रहा है, उसके अनुसार वातावरण मिल रहा है उस रोटी पर। मतलब उसे क्या मिला, एक माध्यम मिला जिसके कारण क्या कर सकता है, वो अपनी ग्रोथ कर सकता है। या अगर आपने डबल रोटी पे देखा होगा तो डबल रोटी पे फफूंद लग जाती है ना। डबल रोटी पे फफूंद कब लगती है कि वो क्या होता है, जब खराब होने लगती है तो क्या होता है, फफूंद को वातावरण अपने अनुसार मिल जाता है कि अब वो खराब हो रही है तो वो उसको खत्म कर सकती है। मतलब वो उसका वातावरण है कि जब वो खराब होगी तब फफूंद लगना उस पर अच्छे से स्टार्ट होगी, है ना। ऐसे ही क्या रहता है, बैक्टीरिया वायरस का कल्चर होता है, माध्यम होता है कि उस बैक्टीरिया वायरस को अगर आपको ग्रोथ कराना हो, उसकी वृद्धि कराना हो, है ना, तब क्या रहेगा, उसे माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी और उस माध्यम में क्या करेगा, वो जल्दी अपनी वृद्धि कर पाएगा, है ना। जैसे अगर हम कोरोना वायरस की ही बात करें, है ना, कोरोना वायरस को माध्यम चाहिए। माध्यम मतलब क्या चाहिए, एक कोई इंसान चाहिए और उस इंसान की नाक और मुंह खुली हुई चाहिए, है ना। उसे क्या चाहिए, नाक या मुंह खुली हुई चाहिए। जब नाक और मुंह खुली हुई मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट फेफड़ों में जाके अपना घर वहां बना लेगा। तो वो होता है माध्यम। माध्यम मतलब वो जिसमें कोई बैक्टीरिया वायरस जिंदा रह सके या अपनी वृद्धि कर सके, ठीक है। डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्शे व चेस ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया, है ना। मतलब उन्होंने, प्रोटीन तो क्या है कि जो हम खाते हैं उससे हमें प्रोटीन से एनर्जी मिलती है, लेकिन डीएनए अलग है। मतलब डीएनए से ही बाद में प्रोटीन बनेगा, वो हम बाद की प्रोसेस है। लेकिन उन्होंने डीएनए और प्रोटीन के विषय में कैसे उसको अलग किया, है ना, ये हर्शे और चेस का प्रयोग था, है ना। दो साइंटिस्ट हैं, कौन, हर्शे और चेस, है ना। अब आप ध्यान से देखना है इस स्ट्रक्चर को जो बना हुआ है ना। इसमें मैं आपको जूम कर रहा हूं ताकि आपको क्लियरिटी आए थोड़ी और। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये काय का है, बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज को हम बोलते हैं जीवाणु भोजी, है ना। ये आप लोग नाम तो सुना ही होगा, अगर 11 पढ़ी है तो जीवाणु भोजी 100% आप लोगों ने सुना होगा, है ना।
जीवाणु भोजी वो होता है जो क्या करता है, वायरस को खाकर खत्म कर देता है, ठीक है ना, सॉरी बैक्टीरिया को खाकर खत्म कर देता है। बैक्टीरिया वायरस को खाने वाला क्या रहेगा, बैक्टीरियोफेज, ठीक है ना। अब बैक्टीरियोफेज में क्या रहेगा कि एक उसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, है ना, 11th में आपने बेंजीन पढ़ी होगी, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर उसका क्या रहेगा, आनुवांशिक पदार्थ रहेगा, ठीक है। और ऊपर जो बाहर रहेगा इसको हम क्या कहेंगे, हेड। हेड मतलब सिर, और ये सिर काय का बना होता है, प्रोटीन का, ठीक है। और अंदर इसमें आनुवांशिक पदार्थ रहेगा, है ना, ज्यादातर तो इसमें डीएनए या आरएनए जो भी रहेगा वो बात का मैटर है, लेकिन आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए रहेगा, ठीक है। अब इसमें उन्होंने अंतर क्या स्थापित किया कि देखो इन्होंने क्या किया कि जो प्रोटीन वाला पार्ट था, ये हरे कलर से बनाया, ध्यान से देखना, इसमें जो प्रोटीन वाला पार्ट था, इस प्रोटीन वाले पार्ट को उन्होंने क्या किया, एक S35 आइसोटोप, आइसोटोप मतलब होता है समस्थानिक, है ना, उसके साथ क्या कर दिया, इसको मिक्स कर दिया। मतलब इसमें क्या किया, प्रोटीन जो खोल थी बाहर की, उसके साथ क्या मिक्स कर दिया, S35, ठीक है। और जो अंदर डीएनए था उसके साथ क्या मिक्स कर दिया, P32। ये सभी क्या बता रहा हूं मैं, आइसोटोप है समस्थानिक। ये फास्फोरस का समस्थानिक है और ये सल्फर का समस्थानिक है, ठीक है। इनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स इसलिए किया कि जब भी ये आगे जाएंगे तो इन्हीं के द्वारा पहचान होगी कि क्या गया, प्रोटीन गया अंदर के डीएनए अंदर गया, है ना। क्यों, क्योंकि क्या रहेगा कि जब भी ये किसी बैक्टीरियल सेल मतलब किसी जीवाणु पर जाकर चिपकते हैं, देखो नारंगी कलर के पेन से बना रहा हूं मैं, है ना, ये देखो, ये जब किसी बैक्टीरिया की सेल पर आकर चिपकते हैं, मतलब बैक्टीरिया की कोशिका पर आकर चिपकते हैं, तो क्या रहेगा कि ये अपने डीएनए को अंदर भेज देते हैं, है ना। प्रोटीन बाहरी है, ठीक है, प्रोटीन बाहरी है, ध्यान से देखना, प्रोटीन बाहरी है, केवल अंदर क्या गया है, डीएनए, है ना, अंदर क्या गया, केवल डीएनए। प्रोटीन बाहरी है मतलब क्या हुआ, जो उसका सिर है वो बाहरी है ना। अब क्या किया, हर्शे और चेज ने इसको शेकिंग किया, शेकिंग किया और ब्लेंड किया। शेकिंग होता है मतलब उसको मिक्स किया, मिलाया अच्छे से, शेक, और ब्लेंड किया कितने आरपीएम पे, 10,000 आरपीएम पे, ठीक है। ब्लेंड करने के लिए एक मशीन आती है, उसमें क्या होता है, मशीन में जो सॉलिड पदार्थ होता है वो नीचे जम जाता है और जो लिक्विड होता है वो ऊपर की तरफ रह जाता है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इसकी ब्लेंडिंग की, ठीक। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, ब्लेंडिंग के लिए देखो यहां पर ये टेस्ट ट्यूब ली दो, ठीक। इन दोनों टेस्ट ट्यूब में एक में ये मिलाया 1 में और 2 में ये मिलाया, ठीक है, ठीक। 1 में ये मिलाया, 2 में ये मिलाया, दोनों हैं सेम ही, बस अलग अलग किया उनको, है ना। तो क्या होगा कि इसमें जब इसको शेक करेंगे तो रेडियो एक्टिव वाला पदार्थ, मतलब जो S35 वाला पदार्थ है या P32 वाला पदार्थ है, वो ऊपर की तरफ मिल जाएगा, है ना, या नीचे की तरफ मिलेगा, जहां भी मिले, है ना। ये इसको ढूंढने के लिए किया उन्होंने, ठीक। अब इसको ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया कि जब इसको मिक्स किया पहले वाले को, तो इन्हें क्या मिला, रेडियो एक्टिव पदार्थ सुपरनेटेंट में मिला। सुपरनेटेंट मतलब ऊपर की तरफ मिला, है ना, ऊपर की तरफ मिला। तो इन्होंने इससे ये जाना कि जो इसका सिर वाला जो पार्ट है वो अंदर नहीं गया, मतलब प्रोटीन उस बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया। क्यों, क्योंकि वो ऊपर की तरफ मिल रहा है, ऊपर की तरफ मिल रहा है, और बाकी जो पेलेट है, जो डीएनए है, वो कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ, है ना। और इसमें अगर हम देखें सेकंड वाले में, तो इसमें क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहाँ मिल रहा है, नीचे की तरफ, है ना। सुपरनेटेंट आ रहा है ऊपर, लेकिन उसमें
लेकिन उसमें क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव पदार्थ मतलब P32 नहीं है, ठीक है, उसमें P32 नहीं है। तो उन्होंने क्या निकाला इससे निष्कर्ष कि केवल जो बैक्टीरियोफेज होता है वो बैक्टीरियोफेज केवल बैक्टीरिया के अंदर क्या भेजता है, डीएनए भेजता है, बाकी जो उसका प्रोटीन वाला भाग होता है वो उसके अंदर नहीं जाता। समझ में आया? बहुत बढ़िया। देखिए इसमें है ना, तो इसमें क्या हो रहा है आगे इसमें सिंपल किया उन्होंने कि जो यहाँ पे शेक किया था वही यहाँ क्या किया उन्होंने कि इसमें किसी भी तरह की कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई जाएगी, मतलब ये ऊपर की तरफ रहेगा, और इसमें रेडियो एक्टिविटी पाई जाएगी मतलब ये क्या रहेगा, डीएनए के साथ मिक्स रहेगा, है ना। और बाद में जब इसको कहीं और किसी बैक्टीरिया सेल के साथ, किसी बैक्टीरिया कोशिका के साथ अटैच कराएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, अनलेबल्ड बैक्टीरियोफेज। अनलेबल्ड बैक्टीरियोफेज वो बैक्टीरियोफेज रहेगा जिसमें ना तो S32 रहेगा, ना S35 रहेगा, और ना ही P32 रहेगा। लेकिन लेबल्ड बैक्टीरियोफेज क्या रहेगा, जिसमें P32 क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, मतलब उसके डीएनए में क्या प्रेजेंट रहेगा, P32। इससे हम आसानी से पहचान पाएंगे कि उस बैक्टीरिया के अंदर क्या गया, रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है ना, ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो आप माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। मैंने ओपन किया हुआ है माइक। उसके बाद इसका आंसर देखिए क्या लिखा है हर्षे और चेस ने। इसको आपको कहां से लिखना है, यहां से। हर्षे एवं चेज ने जीवाणु भोजी की सहायता से जीवाणुओं में पारक्रमण, पारक्रमण क्या होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना, अर्थात जीन वहन। किसका जाना, जीन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन के द्वारा यह साबित करने में सफल रहे कि डीएनए ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में संचारित होता है। ठीक है, ये सफल रहा, और ये हम देख भी रहे हैं कि इन्होंने अच्छे से उसको बताया। वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं तथा उसी के अंदर गुणित होते हैं, जीवाणु भोजी कहलाते हैं, है ना। बैक्टीरियोफेज क्या है, विषाणु है और जीवाणु को खाता है ना। मुझसे थोड़ा सा उल्टा हो रहा था। ठीक, इन दोनों ने अपने प्रयोगों से इन दोनों वैज्ञानिकों ने ई कोलाई जीवाणु का संवर्धन रेडियोधर्मी आइसोटोप्स P32 और S35 वाले माध्यम में किया। ठीक है, समस्थानिकों के बारे में मैं बता चुका हूं। उसमें वृद्धि के बाद इसमें जीवाणु भोजी का संक्रमण करवाया गया। अंत में परिणाम स्वरूप यह पाया गया कि एक संवर्धन के जीवाणु भोजी के प्रोटीन आवरण में S35 उपस्थित हैं, है ना। मतलब प्रोटीन में क्या उपस्थित है, जो उसका सिर है उसमें क्या रहेगा प्रेजेंट, S35। लेकिन इसके डीएनए में नहीं है, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता है। इसी प्रकार दूसरे संवर्धन के जीवाणु भोजी के डीएनए में P32 उपस्थित थे, जो प्रोटीन आवरण में नहीं मिले। समझ में आया, दोनों में उल्टा होता है। एक जो रहेगा वो प्रोटीन आवरण में मिलेगा, और एक वो रहेगा जो डीएनए में मिलेगा, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस उपस्थित रहते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या किया, हर्षे एवं चेज ने
रेडियोधर्मी P32 वाले जीवाणु भोजी से ऐसे जीवाणु को संक्रमित करवाया जिनमें रेडियोधर्मी परमाणु नहीं थे, तो देखा गया कि जीवाणु के अंदर बनने वाले सभी जीवाणु भोजियों का डीएनए रेडियोधर्मी P32 प्रकृति का हो जाता है। समझ में आया है ना? मतलब बाद में जो उससे बनेंगे वो सभी कैसे बनेंगे? रेडियोधर्मी वाले। इतना ही नहीं, संक्रमण के साथ ही जीवाणु रेडियोधर्मी हो जाता है। कैसा हो जाएगा? रेडियोधर्मी मतलब उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ आ जाएगा। जब रेडियोधर्मी S32 वाले जीवाणु भोजी ऐसे जीवाणुओं में संक्रमण करते हैं जिसमें रेडियोधर्मी परमाणु ना हो एवं जीवाणु कोशिका से चिपके जीवाणु भोजी के घोस्ट या प्रोटीन भाग को हटा दिया जाए, तो जीवाणु कोशिका में रेडियोधर्मी S35 परमाणु नहीं होते हैं। इन दोनों में सिंपल है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया हो यहाँ से, तो सिंपल आप इसको ये भी लिख सकते हो, यदि P32 रेडियोधर्मी पदार्थ वाले जीवाणु भोजी को यदि किसी बैक्टीरिया या जीवाणु से संक्रमित कराया जाए, मतलब को संक्रमित कराया जाए, तो वो कहीं ना कहीं उसमें रोग उत्पन्न या उसको खत्म कर देगा। लेकिन S35 वाला ऐसा नहीं कर पाएगा। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि जीवाणु भोजी का डीएनए ही संक्रमण में भाग लेता है एवं इसका प्रोटीन आवरण बाहर ही रह जाता है। ठीक है, इस प्रकार जीवाणु भोजी के माध्यम से डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में पारक्रमण या ट्रांसडक्शन होता है। ठीक है, आप यहां तक लिख सकते हैं। इससे यह सिद्ध होगा कि डीएनए ही क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट। एमआरएनए, टीआरएनए तथा आरआरएनए में अंतर लिखिए। है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है बेचारा। ठीक है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला बताया स्थिति, एमआरएनए की स्थिति कहाँ रहेगी? कोशिका द्रव्य में राइबोसोम से जुड़े हुए पाए जाते हैं। किससे जुड़े हुए रहेंगे? राइबोसोम से जुड़े हुए, है ना। आरआरएनए क्या रहेगा? राइबोसोम के अंदर पाए जाएंगे, क्योंकि ये क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा, इसलिए ये क्या रहेगा? राइबोसोम के अंदर। एमआरएनए राइबोसोम के बाहर या जुड़े हुए। और टीआरएनए कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, है ना। मतलब सिंपल है कि ये आवारा होते हैं। ठीक। सेकंड पॉइंट, प्रतिशत मात्रा, है ना। कोशिका में कितने प्रतिशत होते हैं? तो ये कितने रहेंगे? 3 से 5%, 15% और ये 80%। सिंपल है, मतलब देखो जो आवारा लोग हैं ना उनकी संख्या ज्यादा होती, तो इसमें भी संख्या ज्यादा ही है इसकी। तीसरा आकार, आकार में कैसे रहेंगे? रेखिक होते हैं। रेखिक मतलब एक सीधी रेखा जैसे रहेंगे, है ना। फिर ये कुंडलित होते हैं। कुंडलित मतलब ऐसे मुड़े हुए, स्प्रिंग जैसे, है ना। ऊपर बनाई है मैंने स्प्रिंग। ठीक। और ये क्या रहेंगे? ये क्लोवर लीफ के समान होते हैं, है ना। क्लोवर लीफ आपने जैसे लौंग देखी होगी, जो लौंग खाते हैं, है ना, उसके ऊपर जो फूल आता है ना, ऐसा कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक। जीवन काल, जीवन काल में ये 2 मिनट से 4 घंटे तक अनुवादन के बाद विघटित हो जाते हैं। अनुवादन क्या रहेगा? अनुवादन वो प्रोसेस रहेगी जिसमें क्या रहेगा? आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ठीक। आरआरएनए में क्या रहेगा? लंबी जीवन अवधि ये राइबोसोम में स्थायी रूप से बने रहते हैं, है ना। और टीआरएनए की भी क्या रहेगी? लंबी जीवन अवधि रहेगी। और लास्ट क्या है? इनका अणुभार है। अणुभार कितना रहेगा? 5000 डाल्टन,
40,000 डाल्टन और 25,000 डाल्टन, है ना। ये इनका क्या रहेगा, अणुभार रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। mRNA, tRNA और rRNA में अंतर लिखिए।